मूवी में सबसे पहले हमें एक इवेंट दिखाया जाता है, जिस इवेंट में सभी सीबीआई के कमिश्नर और हेड पहुंचे हुए थे, जहां पर अश्विन कुमार भी होते हैं, यानी कि इरफान खान, जो कि सीबीआई होते हैं इस मूवी में। और वो एक इवेंट के ख़त्म होने के बाद एक कोने में जाकर गेम खेल रहे होते हैं, और तभी सीबीआई के हेड जो है वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं। और अश्विन कुमार को वो ये बताते हैं कि अभी जो नया केस है वो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, जो कि श्रुति के मर्डर का है। क्यों, और वो उन्हें सारी बात बताते हैं अश्विन कुमार को, जो कि उस केस से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि कैसे एक बाप अपनी बेटी का मर्डर कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जब तक सीबीआई इसकी जांच नहीं कर लेती, तब तक ये पुलिस से तो सॉल्व होने वाला नहीं है ये केस, तो हमें ही इसे सॉल्व करना होगा। तो अश्विन कुमार इसकी जांच करना शुरू कर देता है। रात में वो एक होटल में जाकर खाना खा रहा होता है, और वहाँ पर वो उसी केस के बारे में फ़ोटो देखने लगता है, जांच करने लगता है। जांच में वो यह देखता है कि लड़की का गला कटा हुआ है। और यहाँ पर मूवी में हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है कि ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले नौकरानी श्रुति के घर काम करने आती है, ताकि वो अपना काम शुरू करे। सुबह का सामान लेकर वो आवाज़ देती है कि कोई गेट खोले। तभी श्रुति की मॉम वहाँ आती है, और वो उसे कहती है कि चाबी नहीं है, वो केमपाल के पास थी और केमपाल घर पर नहीं है। तो उसे बालकनी से जाकर चाबी देती है, और यहाँ नौकरानी गेट खोलकर अंदर आती है। जैसे ही नौकरानी अंदर आती है, श्रुति की मम्मी जोर से चिल्लाकर कहती है कि श्रुति का मर्डर हो चुका है। और जैसी नौकरानी देखती है श्रुति के कमरे में, वहाँ उसके पिताजी मौजूद होते हैं, और श्रुति भी बेड पर मरी हुई होती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस वाले जैसे ही वहाँ इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, वहाँ पर कई लोगों की भीड़ दिखाई देती है। और पुलिस वाले जैसे ही घर के अंदर पहुँचते हैं, उन्हें श्रुति के माँ बाप, श्रुति के पड़ोसी और श्रुति के मामा भी दिखाई देते हैं। इसके बाद पुलिस वालों को श्रुति का बेडरूम दिखाने के लिए उसके मामा मिलते हैं, और उसके मामा कहते हैं चलिए मैं आपको श्रुति की डेड बॉडी दिखाता हूँ। श्रुति की डेड बॉडी दिखाने के लिए वो उसे पुलिस वालों को उनके कमरे पर ले जाते हैं, और श्रुति की डेड बॉडी दिखाते हैं। पुलिस वाले ये कंफर्म करते हैं कि ये श्रुति की ही डेड बॉडी है। उसके बाद वो इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, मीडिया वाले भी यहाँ पर न्यूज़ बनाने लगते हैं। तभी पुलिस में से एक और हेड वहाँ पर पहुँचता है, और श्रुति के माँ बाप से इंक्वायरी करने लगता है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। तभी श्रुति के जो पिताजी है वो ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं, हमारे साथ रात में जो केम्पा रुका था वो गायब है, उसी ने श्रुति का मर्डर किया होगा। तो पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं और केम्पाल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। केम्पाल को ढूंढते ढूंढते वो केम्पाल के साथ रहने वाले दो लोगों को भी अरेस्ट कर लेते हैं, और उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं, जिसका नाम होता है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल क्या करता है, केम्पाल के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को देने लगता है। उसी के आधार पर पुलिस वाले इसकी जाँच शुरू कर देते हैं। यहाँ श्रुति को पैक किया जाता है, ताकि उसे पोस्टमार्टम की जांच के लिए ले जाया जा सके। और फिर श्रुति को वह पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। यहाँ पड़ोसी कहता है कि श्रुति के जहाँ मर्डर हुआ था उस बेड को हम क्या ऊपर सुखाने डाल दें। तो पुलिस वाला कहता है आपको जो करना है वो करिए। फिर यहाँ पर पड़ोसी जो है, वो जो बेड होता है उसे छत पर ले जाने लगते हैं, और छत पर वह देखते हैं कि ताले के ऊपर खून लगा है। और यही बात बताने के लिए वो पुलिस वाले के पास आते हैं। पुलिस वालों को ये बताते हैं कि चलिए ऊपर चलकर देख लीजिए, वहाँ पर खून के निशान थे। पुलिस वाले इस खून के निशान को देखते हैं और कहते हैं ये खून के निशान नहीं है। और जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ये खून के ही निशान थे। यहाँ पर श्रुति का अंतिम संस्कार करने के लिए श्रुति के मम्मी पापा उसे शमशान ले जाते हैं, और वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और श्रुति का अंतिम संस्कार तब होता है जब उसका पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है। और फिर हमें अश्विन को दिखाया जाता है कि अश्विन अपने डेली लाइफ से क्या परेशान है, क्यों परेशान है। तो दिखाया जाता है कि तब्बू जी, जो कि अश्विन की वाइफ है यानी इरफान खान की, वो कहती है कोर्ट में कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट में जब उनसे पूछा जाता है कि आप डिवोर्स लेना क्यों चाहते हैं, तब वो कहती है कि हम यूँ ही साथ रह रहे हैं और यूँ ही साथ जी रहे हैं। तो यहाँ पर श्रुति की अस्थियाँ लेकर घर लौट ही रहे थे उसके मम्मी पापा, तभी उन्हें पता चलता है कि केम्पाल की लाश ऊपर मिली है। और इसे कंफर्म करने के लिए पुलिस वाला उनसे पूछता है कि क्या ये केम्पाल की ही लाश है, कंफर्म कर लीजिए। केम्पाल की लाश है या नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए उसके पिताजी कहते हैं श्रुति की मम्मी को कि चलो चलकर ऊपर देख लेते हैं। लेकिन श्रुति की मम्मी अस्थियाँ लेकर ऊपर आने से मना कर देती है, और श्रुति के पापा जो है वो ऊपर चले जाते हैं केम्पाल के टी शर्ट का कलर पूछ के। और यहाँ पर जो हैंड के निशान उन्हें दिखते हैं खून से भरे हुए, पुलिस वाले उससे देखते हैं और कहते हैं इसकी फॉरेंसिक जांच करने के लिए हमें फॉरेंसिक रिपोर्टर्स को बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पर श्रुति के पापा कहते हैं कि ये केम्पाल की बॉडी है। और उसके बाद वो हरिद्वार पहुँच जाते हैं श्रुति का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके। और पंडित जी कहते हैं हमें श्रुति की डेट का टाइमिंग बताओ कि कब वो मरी थी,
और ये बताने में वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन क्रियाक्रम इसके बिना पूरी नहीं होंगी, इसी कारण से वो उन्हें कुछ ना कुछ टाइम बता देते हैं। और उसके बाद वो हरिद्वार में शुद्धि का जो क्रियाक्रम है वह पूरा कर लेते हैं। और उसी रात को तेज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से हाथों के निशान मिट जाते हैं खून से भरे हुए। यहाँ पर पुलिस के हेड पर कमिश्नर जो है काफ़ी गुस्से से कहता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर हमने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो फिर पुलिस वाला डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उसे बताता है कि पहले खेमपाल को मारा गया, उसके बाद उसकी बेटी को मारा गया, और दोनों के गले पर चक्कू के निशान है। खेमपाल के ऊपर ज़्यादा है और श्रुति के ऊपर कम। और फिर रात को वो थक कर सो रहा होता है पुलिस वाला, तो दूसरा पुलिस वाला क्या कहता है, इसी बात को देखकर वो दूसरे कमरे में जाकर ग्लास फोड़ता है। और फिर पुलिस वाला उठ जाता है और उससे कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो पुलिस वाला उसे ये समझाता है कि जैसे मैंने बगल के कमरे में ग्लास फोड़ा और आप झट से उठ गए, दिन भर थके हुए इंसान, तो श्रुति के माँ बाप क्यों नहीं उठे जब उसका खून हुआ तो। और रात को श्रुति भी चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स पढ़ रही थी, तो श्रुति से कौन सी ऐसी गलती हो गई जो वो 3 मिस्टेक पढ़ रही थी। और यहाँ फिर श्रुति के पिताजी से इसी बारे में बात की जाती है, श्रुति की मम्मी से भी इसी बारे में बात की जाती है। तभी उन्हें कन्हैयालाल पीछे पीछे भड़काने लगता है कि उसका मर्डर उसके पिताजी ने किया है। इसका कारण वो यह बताता है कि श्रुति को पता चल गया था कि उसके पापा जो है वो दूसरे डॉक्टर उनके पड़ोसी के साथ कुछ तो भी संबंध रखते थे, और यही बात वो बताता है। और इसी कारण वो दुखी रहने लगी थी, और इसी कारण से उनसे उसके पापा ने मार दिया। और इसी के आधार पर पुलिस वाले जो है जांच करने लगते हैं, और वह यह सबूत इकट्ठा करने लगते हैं कि श्रुति के माँ बाप ने ही उसका मर्डर किया है, और वो श्रुति के माँ बाप से यही कहते हैं। इसी की जांच में पुलिस वाला जो है हरिद्वार पहुंचता है और वहां जाकर पंडित जी से पूछता है कि श्रुति के डेट का उन्होंने टाइमिंग क्या बताया। और इसी टाइमिंग को वो पूछने लगते हैं कि श्रुति के पापा से कि ये टाइमिंग आपको कैसे पता चला, 2 बजे श्रुति कैसे मरी, इसका मतलब मर्डर आप नहीं किया है। यहाँ जो कमिश्नर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचता है और एसबीआई के ऑफिसर हेड से वो मिलता है, और वो दोस्त होते हैं, इसी बारे में वो बात करते रहते हैं। और इसी के श्रुति जो है उसका जो पूजा क्रियाक्रम जो होता है उसी के बारे में सभी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन यहाँ कमिश्नर जो है वो साफ साफ प्रेस में कह देता है कि श्रुति का मर्डर उसके पिताजी ने किया है। जैसे ही वो कह देता है कि श्रुति का मर्डर उसके पिताजी ने किया है, वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन इस बात का पता श्रुति की मम्मी को नहीं होता है। जब रात में रिपोर्ट आती है कि श्रुति का मर्डर उसके पिताजी ने किया है, तब उसकी पड़ोसी जो डॉक्टर होती है वह श्रुति की मम्मी को ये बताती है कि देखिए श्रुति का मर्डर उसके पिताजी ने किया है, यही न्यूज़ में बता रहे हैं। तो श्रुति की मम्मी वहाँ से जाने के लिए कहती है। श्रुति के पापा को इंक्वायरी में लेकर पुलिस वाला ये बताता है कि तुम रात को देर रात तक काम कर रहे थे और शराब तुमने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी, और फिर तुमने रात को केमपाल को आवाज़ लगाई दारू और लाने के लिए। लेकिन तुमने जाकर देखा कमरे में तो केमपाल वहाँ नहीं था, वो श्रुति के कमरे में था। तो तुमने आपा खो बैठा और पहले तुमने केमपाल को मारा, उसके बाद तुमने अपने श्रुति को मारा, और यह सारी वारदात पुलिस उसे बताने लगता है। श्रुति के मरने के बाद तुम चौंक गए और फिर तुम्हें ये लगा कि ये सब क्या हुआ। फिर श्रुति को तुमने बेहोश किया सबसे पहले मारकर, और उसके बाद तुमने उसका गला धीरे से काट दिया और केमपाल का भी गला काट दिया। और उसके बाद केमपाल की जो लाश है तुमने छत पर ले जाकर रख दी अपने बीवी के साथ, और ये काम को तुमने रात में अंजाम दिया, और उन दोनों का खून तुम ही ने किया है। और वो जो हाथ के निशान थे वो भी तुम्हारे थे। और यहाँ पर तुमने फिर दारू पी और उसके बाद सभी गुनाहों को सफ़ा किया और शांति से बैठकर दारू पी। श्रुति के मर्डर हो जाने के बाद तुम लोग आराम से फिर सो गए, और यही सारी बात पुलिस के हिसाब से पुलिस ने उसके पिताजी को बता दी। और श्रुति के पापा रोने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे। और जब तक ये होता है न्यूज़ में भी रिपोर्ट छप जाती है कि श्रुति के पिताजी ने ही श्रुति की मर्डर किया है। जब श्रुति को पता चलता है कि उसके पप्पा का उसके जो अनदर डॉक्टर है उसके साथ कुछ गलत था, और यही बात वह सारी पब्लिक में फैल जाती है। लेकिन श्रुति की मम्मी कहती है कि श्रुति को कुछ भी पता नहीं था, और श्रुति का मर्डर उसके पिताजी ने कैसे नहीं किया है, श्रुति के पप्पा उसकी जान थे। और यहाँ तक कि श्रुति के ऊपर आंदोलन और जो भी हो सकता था पब्लिक से वो सब करती है। लेकिन सीबीआई इन सभी चीज़ को देखते हुए कहती है कि पुलिस वालों से इंक्वायरी ठीक तरह से नहीं हो पाई, तो हम सीबीआई की जांच करेंगे। और यहाँ अश्विन कुमार पहुँचते हैं, अश्विन कुमार जांच में लग जाते हैं। उसके घर पर आने के बाद वो सभी चीज़ें को ध्यान देने लगते हैं, और वो उनके हिसाब से सीबीआई चेकिंग करने लगती है। अश्विन कुमार इसके हेड होते हैं, और जो कि उसे असिस्टेंट होते हैं उसका नाम यहाँ रख लेते हैं हम अजय। अश्विन कुमार केस की जांच कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले बताते हैं कि यहाँ से जिंदा लाश गई थी और ऊपर ही उसकी मर्डर हुआ है केमपाल का, यानी छत पर केमपाल का मर्डर हुआ है।
और इसी बात पर अश्विन कुमार एक जोक करता है। उसके बाद उसके पिताजी को इंक्वायरी करने के लिए बुला लेता है और उसके श्रुति के पापा से वो सारी पूछताछ करता है कि कैसे हुआ, तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें किस हिसाब से पता चला कि श्रुति का मर्डर हुआ। वो कहते हैं कि सुबह जब हम लेट उठे तो हम उठने के बाद हमने देखा कि दारू की बोतल रखी है। उसके बाद हम सुबह उठने के बाद जैसे ही श्रुति के कमरे में गए हम चौंक गए कि श्रुति का मर्डर हो चुका है और हम बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वहाँ नौकरानी आई और ये सब हुआ और पुलिस वाले वहाँ आए। उसके बाद श्रुति को इतने जल्दी ले जाया गया कि हमें रोने का भी वक्त नहीं मिला और मैं जहाँ उसे इंजेक्शन नहीं लगा पाता था मैंने उसका मर्डर किया है, ऐसा सब कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं? और वो रोने लगता है। अश्विन कुमार ये बात को सुनता है और श्रुति के माँ बाप को देखने के बाद वो कहता है कि आपको इतना सब होने के बाद आवाज़ क्यों नहीं आई? तो वो कहता है कि एसी के रूम। तो एसी के रूम में जाकर अश्विन कुमार सोता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आवाज़ आती है या नहीं। और फिर दूसरे कमरे में वो ग्लास फोड़ते हैं, गाने गाते हैं और गाने गाते गाते वहाँ पर अजय आता है और अजय पूछता है कि क्या कोई आवाज़ आई? तो वो कहता है नहीं। और यही सारी बातों को वो इन्वेस्टिगेशन करता है और वो कहता है कि जो हाथ के निशान ऊपर थे उसके बारे में कोई रिपोर्ट इन्होंने पता नहीं की। और फिर वो पुलिस वाले से पूछता है कि ये जो हाथ के निशान थे वो कहाँ गए? तो पुलिस वाला ऐसे ही टालम टोल करता है और उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। और यहाँ पर जो अश्विन के पापा है उसको वो अश्विन ले जाता है चेकिंग में। हार्ट बीट के हिसाब से उनकी चेकिंग की जाती है, उनके सवाल गलत है या नहीं। तो फिर सवालों को पूछा जाता है कि क्या उन्हें इसका मर्डर किया है? तो वो कहते हैं नो। इसमें वो पास हो जाते हैं। और यहाँ पर अश्विन की लाइफ में ये बताया जाता है कि तब्बू उसे सारी चीज़ें लौटाती है जो कि उनके रिश्ते में थी और ये सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वह डॉक्टर कहती है कि ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी इसे न कराने की वजह से ये केस इतना दूर जा रहा है। पुलिस वालों को बुलाते हैं अश्विन और फिर उसे मारने लगते हैं। उसे ये कहते हैं कि वो जो हाथ के निशान थे रात को मिट गए वो तुम्हारी गलती के कारण। अगर तुम फॉरेंसिक रिपोर्ट को तभी बुला लेते तो तभी ये केस सॉल्व हो जाता, पता चल जाता कि किसके हाथ के निशान है और मर्डर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता। पुलिस वाला ये बताता है कि कन्हैया लाल जो है हमें बता रहा था कि कैसे उसका मर्डर जो है श्रुति के मम्मी पापा ने किया है। फिर वो कन्हैया लाल को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या श्रुति के पापा और अनदर डॉक्टर का कुछ था? तो वो हंसने लगता है। इसी के बाद वो रिपोर्ट शुरू कर देते हैं, फिर से जांच करना शुरू कर देते हैं। सबका जो है वो एक बार ओपिनियन लेना शुरू कर देते हैं। तो वो जो डॉक्टर है वो बताती है कि कुछ दिन पहले श्रुति के पापा भी इतने गुस्सा थे जितना गुस्सा मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और सभी की रिपोर्ट और सभी के ऊपर वो सवाल जवाब करने लगते हैं। जो दूध वाला रहता है, जो उनके घर में काम करता है, जो बड़बोला रहता है, सबसे वो पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ सीबीआई का जो हेड होता है वो अश्विन को बताता है कि मेरी रिटायरमेंट से पहले तुम इस केस को सॉल्व कर दो और ये काफ़ी अच्छा तोहफा होगा मेरे लिए। और अश्विन कुमार इसी जांच में लग जाता है और कन्हैया लाल के कमरे में जाता है और वो सारी चेकिंग करता है। तभी उसे एक हथियार मिलता है जो कि केमपाल भी उसके साथ ही रहता था। तो उसे एक हथियार मिलता है जो कि चाकू की तरह होता है, कटर टाइप। और यहाँ वो नार्को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में जाता है और नार्को टेस्ट की परमिशन लेके नार्को टेस्ट करने के लिए वहाँ डॉक्टर को मोबाइल देता है ताकि वो सारी बातें सुन सके। नार्को टेस्ट एक ऐसा होता है जिसमें सच्चाई पता चल जाती है और वो उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुमने श्रुति का मर्डर किया, क्या हुआ था उस रात और क्या केमपाल का खून भी तुमने ही किया है? यह सारी बातें पता करते कोशिश करते कन्हैया लाल से। और कन्हैया लाल जो कि बेशुद्ध होता है और उसे सच्चाई बतानी पड़ती है बेशुद्ध होकर। और वो कहते हैं कि रात को हम पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, गाने सुन रहे थे और केमपाल भी हमारे साथ था। तब हम लड़की को लेकर मजाक करते हैं तो केमपाल ने उसे मारा और उसके बाद हमने केमपाल को दारू लाने भेज दिया और हम श्रुति के कमरे की तरफ चले गए। श्रुति को बस हम देखने गए थे और श्रुति के कमरे को हम जब देखने गए तो केमपाल हमें मना करने लगा और फिर हमारे में खींचातानी हुई और इसे श्रुति ने देख लिया। तो हमने श्रुति को एक झटका मारा और श्रुति बेहोश हो गई। और ये सब देखते हुए केमपाल वहाँ फिर से आता है और केमपाल उन्हें चिल्लाने लगता है कि ये सब तुमने ठीक नहीं किया। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसे डॉक्टर संभालने लगती है और उसके बाद यह सारी बातें अश्विन सुन रहा होता है। फिर तब्बू का फ़ोन आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है दूसरा जो इंसान था जो कि कन्हैया लाल के साथ था उससे पूछताछ वो शुरू कर देते हैं और वह भी इसी बात को बताता है। और वह बताता है कि फिर वहाँ केमपाल आता है और उनसे कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, श्रुति को मार दिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने। और फिर उनमें खींचातानी होती है और वो छत के ऊपर आ जाते हैं। और छत के ऊपर केमपाल क्या करता है, उनकी कोई भी बात को सुनता नहीं है। वो कहता है कि तुमने गलत किया है, गलत किया है। और उसे फिर वो ज़ोर से मार देता है सर के ऊपर। उसे भी बेहोश करने के बाद उसे कटर से काट देता है और उसके बाद वह नीचे आकर श्रुति का भी गला काट ही देता है। और फिर ये सब करने के बाद दारू पीते हैं और फिर वह चले जाते हैं अपने
कमरे की तरफ। लेकिन ये सारी बातें इतनी क्लियर तरीके से नहीं बताते वो बेशुद्धि में। और फिर वो पूछताछ करने लगते हैं अश्विन उससे कि क्या श्रुति का मर्डर तुमने किया है। कन्हैया लाल से भी यही पूछते हैं कि क्या श्रुति का मर्डर तुमने किया है। वो कहते हैं नार्को टेस्ट में आपने जो चाहे वो बुलवा लिया और हमने उनका मर्डर नहीं किया है। लेकिन नार्को टेस्ट के आधार पर अश्विन ये पता लगा लेता है कि उसका मर्डर कन्हैया लाल ने किया है। और फिर एक पार्टी होती है जो कि सीबीआई के रिटायरमेंट के ऊपर होती है। और वहाँ वो सीबीआई का रिटायरमेंट कहता है कि अश्विन इज़ अ गुड बॉय, उसने ये केस को सॉल्व कर लिया है, उसके जो नौकर थे उन्हीं ने श्रुति का मर्डर किया है। और यह पार्टी काफ़ी इंजॉयबल होती है। और सीबीआई का हेड कहता है पार्टी में कि मैंने सीबीआई से क्या क्या सीखा। नार्को टेस्ट के आधार पर कोर्ट में जो है वह श्रुति के मम्मी पापा को रिहा कर देते हैं। और यहाँ सीबीआई को वो कन्विंस करता है कि मर्डर उसके मम्मी पापा ने किया है। लेकिन सीबीआई हेड बताता है कि ये जो नार्को टेस्ट है वो चलने नहीं वाला हमारा कोर्ट में। और अजय बताता है कि वो जो पिलो कवर हमें कन्हैया लाल के कमरे से मिला था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। और यह बात को सुनते हुए अश्विन कुमार फिर से वो वर्ड बोला जो कि कन्हैया केमपाल के रिलेटेड था, उससे वो बात करने लगता है कि क्या हुआ था उस रात। वो कहता है कि मैं गवाही दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए बस। और फिर वो गवाही देने लगता है कैमरे के अंदर। और फिर वो उस रात की सारी बात बताता है कि उस रात को मैंने क्या क्या देखा। और वो कहता है कि मुझे केमपाल बुलाने आया था और जैसे ही वो मुझे बुलाने आया मैं वहाँ पहुँचा और मैंने ये सारी बातें देखी और श्रुति का मर्डर होते हुए भी देखा। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया और वह जो उसकी गवाही है वह सीबीआई के हेड को बताता है। लेकिन सीबीआई का हेड कहता है कि तुमने उसे टॉर्चर किया है। ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए सबूत है, ये देखिए कि तुमने उससे ज़बरदस्ती लिया है उससे गवाही। और अजय ये सारी चीज़ें करता है और वह अजय को मारने लगता है। और अजय को मारते मारते उसे सीबीआई का जो हेड है वो वहाँ से हकाल देता है। क्योंकि अश्विन के ऊपर अजय आरोप लगाता है रिकॉर्डिंग करके कि उसने अपने ज़बरदस्ती से केस को सॉल्व करने के लिए कन्हैया लाल को मुजरिम बताने के लिए ये सब किया है। और सीबीआई उसे हकाल देती है। और अजय अश्विन कुमार उसके घर पहुंचता है रोते रोते और कहता है तब्बू जी से कि प्लीज़ मुझे छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब लोग गलत है और मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। और तब्बू उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मीडिया में खबर फैल जाती है कि अश्विन कुमार ने जो केस किया था वो भी गलत था। और फिर वह कन्हैया लाल को छोड़ देते हैं पुलिस वाले। इसके बाद सीबीआई अश्विन को बाहर निकालकर अजय को हेड बना देती है और फिर नई तरह से इस केस को जांच करने के लिए कहती है। लेकिन अजय कहता है कि मैं अश्विन कुमार के साथ ही था, इसलिए किसी और को इसको करने देना चाहिए। तो फिर एक नए इंसान को बुलाया जाता है जो कि सीबीआई कमिश्नर पहले था और उससे कहते हैं कि इस बारे में जांच करें और पता लगाए कि श्रुति का मर्डर किसने किया है। हमें एक दूरी बनाई रखनी होगी केस से, अश्विन की तरह हमें इमोशनल में वो नहीं करना होगा। और वो कहता है सीबीआई कि हमें एक प्रोसिक्यूटर चाहिए, प्रोसिक्यूटर यानी सबूत को बताने वाला, ताकि हमारा केस पक्का बन सके। और फिर श्रुति के जो डॉक्टर होते हैं पड़ोस में रहने वाले उनसे पूछताछ करते हैं, कन्हैया के घर पे पता करते हैं। और कन्हैया के घर वालों से पता करने के बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि नार्को टेस्ट में तुमने गलत तरह से सारी जांच की है। और फिर वो फिर से एक नार्को टेस्ट करते हैं जो कि श्रुति के मम्मी पापा के ऊपर होता है। और ये सब गलत पता चलता है क्योंकि श्रुति के मम्मी पापा नार्को टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बता पाते जिससे पता चल सके कि उन्होंने उसका मर्डर किया है। और वह जो सीबीआई अपनी तरह से जाँच करने लगता है और उसे फिर वह गोल्फ स्टिक मिलती है और वो कहता है कि इसी गोल्फ स्टिक से उसका मर्डर हुआ है। और जहाँ पर 2 गोल्फ स्टिक्स थी और एक गोल्फ स्टिक से उससे का मर्डर हुआ है, इसी तरह से वो जज करता है। यहाँ अश्विन जो है लेक्चर दे रहा होता है कॉलेजेस में उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि श्रुति का मर्डर सॉल्व क्यों नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि कुछ तो भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे। यहाँ सीबीआई का हेड है अश्विन को उसी टाइम पे फ़ोन करता है और उसे बुलाता है मीटिंग के लिए। और एक मीटिंग बैठी है जिसमें वो दोनों केस को ध्यान रखती है सीबीआई और कहती है कि कन्विंस कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। क्या श्रुति के माँ बाप ने उसका मर्डर किया है या श्रुति के नौकरों ने। तो वो अश्विन कहता है कि इन्हें सबसे पहले बता देने दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरा जो सीबीआई ऑफिसर है वो बताता है कि नौकरानी सुबह घर पहुंची तब जो है श्रुति के मम्मी ने दूसरे दरवाजे से केमपाल के दरवाजे से गेट को खोल लिया था। और उन्हें पता था कि सवेरे नौकरानी आने वाली है, तो वो दरवाजे से खोलकर गेट को बंद कर दिया बाहर से, ताकि ये पता चल सके कि कोई बाहर से आया था और उसने उसका मर्डर किया है। इसका मतलब श्रुति के मम्मी पापा ने मिलकर वो दरवाजे को खोला और उसके बाद उसे चाबी दी। और अश्विन कहता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ये तो डिस्कसिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर ये और एक प्रूफ बताने लगता है सीबीआई का दूसरा ऑफिसर। वो बताने लगता है कि ये जो गला काटा है ये जोड़े ज़्यादा ज़ोर से काटा हुआ है और बेटी का गला थोड़ा धीरे से कटा है। और ये जो गोल्फ स्टिक थी इससे सबसे पहले उसके पापा ने उसे मारा। हेड कमिश्नर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद ये केस को सॉल्व ना करने के बारे में वो कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमें श्रुति के मम्मी पापा को ऊपर
सबूत नहीं मिले, इसीलिए इस केस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इस केस को आगे नहीं बढ़ा जाए। लेकिन जो है कैसे करके जो है केस को किसी भी तरह से श्रुति के माँ बाप के ऊपर लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि श्रुति के माँ बाप ही इसके हत्यारे हैं और श्रुति का मर्डर जो है उसके माँ बाप ने किया है। श्रुति जो कि एक मासूम सी लड़की थी, जिसके माँ बाप के रात में होते हुए भी, कैंपाल के होते हुए भी उसका मर्डर हुआ, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री है, इसका पता नहीं चला कि श्रुति का मर्डर किसने किया। केस में श्रुति का मर्डर कैंपाल ने किया ऐसा बोला गया था, लेकिन कैंपाल तो मर चुका था। उसके बाद बचे उसके माँ बाप, उन्हीं के ऊपर श्रुति के मर्डर का केस लगाया जाता है कोर्ट की तरफ से, लेकिन सीबीआई इसमें कंफर्मेशन नहीं दे सकती थी। इसी वजह से श्रुति के माँ बाप को ही जेल में उम्र कैद की सज़ा मिली और फिर इसी तरह से श्रुति की केस एक मिस्ट्री बनकर रह गई। लेकिन श्रुति के माँ बाप को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। लेकिन क्या श्रुति के माँ बाप ही इसके गुनहगार थे या फिर वो कन्हैया लाल? नार्को टेस्ट तो कोर्ट में नहीं चल सकता था इसी वजह से, वरना कन्हैया लाल को जेल हो जाती, क्योंकि उसके बातों में सभी चीज़ें इन्वॉल्व थी जो कि उस केस से रिलेटेड थी और श्रुति के माँ बाप के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है, श्रुति का मर्डर किसने किया है, उसके माँ बाप ने या फिर कन्हैया लाल ने? लेकिन नार्को टेस्ट केस में नहीं चल सकता था। तो नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ।